वंदे मातरम। जैसा कि आप कैप्शन में देख पा रहे हैं, किस गुलामी में हम जी रहे हैं पता नहीं, और किस गुलामी में हम जीने वाले हैं ये भी पता नहीं। 2020 के अंत तक दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी, ऐसा यूएन ने कहा है। और एजेंडा 2030 को भी याद रखिएगा, यूएन का ही एजेंडा है, एजेंडा 2030, जिसमें पहला और दूसरे लक्ष्य में कहा गया है कि पहले गरीबी को हटाना है, दूसरा भुखमरी को हटाना है, तीसरा मोदी जी का आह्वान करना आत्मनिर्भर भारत, चौथा केंद्र सरकार ने अभी फैसला सुना इसी लॉकडाउन के दौरान अपनी मर्जी से फसल बेचने को आज़ाद होंगे किसान, खेत पर ही उपज बेचना होगा संभव भारत सरकार। तो ये रही कैप्शन की बातें। तो मैं अपनी बात आप तक रखने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितना अधिक हो सके लोगों को अभी इनवाइट करें, शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वह मुनव्वर राणा जी के शेर से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जाके पैर ना फटे बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक स्वयं के सिर पर लाठी नहीं पड़ती तब तक उस लाठी की चोट का अंदाज़ा हमें नहीं होता है। दोस्तों, शेयर करते रहें, लोगों को इनवाइट करते रहें। मैं चाहता हूं कि आज कम से कम 200-250 लोग मुझे ऑनलाइन अभी देखें, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इतना शेयर करें, इतना इनवाइट करें कि तत्काल अभी जो मुझे रीडिंग दिखाए कम से कम 200-250 लोगों की दिखाए। इतना आज समर्थन कीजिए हमारा, इतना मेहनत कीजिए, आप लोगों को इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। तो पहला क्या बताया कि जाके पैर ना फटे बीमाई, ते क्या जाने पीर पर आई। जिसके सर पर जब तक लाठी पड़ नहीं जाती तब तक उसे उस चोट का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी बात, जो भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका हमें आज ज्ञात नहीं हो पाता, लेकिन मौसम विभाग के कुछ वैज्ञानिक हैं और भी कई क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं, वह पहले ही घोषणा कर देते हैं कि भुखमरी आने वाली है, पुच्छल तारा या ध्रुव तारा टूटने वाला है। जैसे 2012 में एक अफवाह चली थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, ठीक है, तब तो नहीं लेकिन अब दुनिया ज़रूर ख़त्म होने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसे ख़त्म होगी वो भी बताएंगे। तो दूसरा बात क्या है, एक लाठी मारने वाली बात होगी। दूसरा बात क्या है कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। तो दूसरा जो बात सोचने वाली ये है कि जब तक कोई चीज़ अगर हम पहले से ही बताते हैं, भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई जानकार या विशेषज्ञ जनता को पहले से ही बताना शुरू करता है और उस व्यक्ति की बात को, उस व्यक्ति को, या यूँ कहें कि जैसे राजीव दीक्षित जी को भारत की मीडिया ने ना आज तक दिखाया और ना ही उनके विचारों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया, और वह सब कुछ बताते रहे, लेकिन उनके समर्थक राजीव भाई दीक्षित जी के हर बात को मानते रहे और आज भी सच मानते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ। तो क्या होता है कि राजीव भाई दीक्षित जी बता बता करके, चिल्ला चिल्ला करके, षड्यंत्रात्मक जो एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हो करके चले गए, इस संसार को अलविदा कह करके चले गए। लेकिन जब तक वे जीवित थे तब तक भारत की मीडिया ने, भारत के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं जानी। केवल उन्हीं लोगों ने सुना जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे, जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे। उसी प्रकार और आज उनकी एक बात कही हुई सारी बातें सत्य हो रही हैं। तो कुछ दूसरा क्या है, दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कोई चीज़ हमारे आँखों के सामने वह चीज़ घटित नहीं हो जाती और हम अपनी आँखों से देख नहीं लेते, तब तक उन बातों पर वे विश्वास नहीं करते हैं, तब तक उनकी उन बातों पर विश्वास नहीं करते। ठीक आज ऐसी ही परिस्थिति हमारे और आपके सामने है। अब मैं दूसरा उदाहरण के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। मित्रों, अभी इनवाइट कर लें, शेयर कर लें। मैं चाहता हूं कि कम से कम 200-250 की रीडिंग दिखाए मुझे। मैं चाहता हूं कि जितना अधिक शेयर कर लें उतना ही अच्छा रहेगा। एडवोकेट पुष्पेंद्र राज जी, वंदे मातरम। मैं चाहता हूं कि शेयर कर लें, क्योंकि मैं आज कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है।
आपके हाथ में कुछ नहीं, जनता के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उनके नियंत्रण में चला गया। जिन्होंने जो कुछ आपको दिया है वह सब कुछ आपसे छीन सकते हैं। हो सकता हो कि आप इस बात को जानते भी हो सकता हो कि आप इस बात को ना भी जानते हो। तो मैं आज जो कहने वाला हूँ उसे आप सुनिए, इसलिए लोगों को इन्वाइट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। और दूसरी बात, यदि आप अभी नहीं कर सकते तो इसके उपरांत आप लोगों तक कीजिएगा, ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, इन्वाइट कीजिएगा। तो जिस प्रकार आप कैप्शन में देख पा रहे हैं। दूसरी बात अब स्टार्ट करते हैं हम कि डॉक्टर तरुण कोठारी, विश्वरूप राय चौधरी जी, अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आदिल ऐसे लोग इस समय हैं जो कोरोना के षड्यंत्र को पूरी तरीके से पर्दाफाश कर चुके हैं। फिर भी हमारी भारत सरकार, ICMR, WHO, CDC इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया भी उनको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आ जाओ, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अभी आए नहीं है। ये दे देना और बस। कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्या हुआ कि देश की मीडिया भी इन ऐसे व्यक्ति हैं, विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, अमर सिंह आज़ाद, आचार्य मनीष, ठीक है, यदि इनका यूट्यूब चैनल ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो आज लोगों को यह भी नहीं पता चलता कि कोरोना जो इस समय महामारी चल रही है यह एक प्रकार का षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति वाला संपर्क बहुत कम है और ये बात बहुत धीमे फैलती है। आएंगे तो फोन से बात करवा। ठीक। ये बात बहुत धीमे से फैलती है, लेकिन मीडिया में जो कोई बात बता दी जाती है, दिखा दी जाती है, वह बड़े ही आसानी के साथ पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग लग जाती है। तो यदि आज जरा सोचो, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, अमर सिंह, मतलब जिन लोगों को मैंने नाम लिए हैं, विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, आचार्य मनीष, अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आदिल, ऐसे लोग का अगर अपना यूट्यूब चैनल ना होता, सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट ना होता और ये छोटे मोटे यूट्यूबर चैनल ना होते जो उनका इंटरव्यू ना लिए होते, तो शायद आज इन लोगों की बात हमारे तक और आप तक ना पहुंच पाती। इसलिए अब हमें आपको करना क्या है कि देश की परिस्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाली है, ठीक है, इसकी सूचना जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर जो हैं जिनका मैंने नाम लिया है वह आपको दे चुके हैं। और यदि आपने इन लोगों को नहीं सुना है तो इनको सुनिए, देखिए, जानिए इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है। इन्होंने विज्ञान को चैलेंज कर दिया है, WHO को चैलेंज कर दिया है, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को चैलेंज कर दिया है, CDC को, ICMR को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। आज वह निरुत्तर बने घूम रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि इन सभी महोदयों के जवाब दे सकें, कोई हिम्मत नहीं है। और हम हैं कि हम उन्हीं की बातों को मानने के लिए स्वीकार करके बैठे हैं। अभी भी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि रेटिंग कम आ रही है, और लोगों के पास आगे बढ़ाएं और लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि अभी जो सबसे मुख्य बात है वो लास्ट तक बने रही है कि हो सकता है कि निष्कर्ष आपको लास्ट में ही मिलेगा। इसलिए समाधान को सुन करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है, माध्यम है, इसलिए मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। यदि हमारे पास, आपके पास या उन सभी लोगों के पास अकाउंट ना होता तो हमारी और आपकी बात जनता तक ना पहुंच पाती, जनता लोग जागरूक ना होने पाते। तो एक बार हम कैप्शन की बात फिर से दोहराना चाहेंगे, किस गुलामी में हम जी रहे हैं पता नहीं, और किस गुलामी में हम जीने वाले हैं ये भी पता नहीं। हालांकि मेरे जैसे लोग जानते हैं कि हम किस गुलामी में जी रहे हैं और किस गुलामी में जीने वाले हैं ये भी पता है। और 2020 के अंत तक दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी, ऐसा UN ने कहा है। कैसे फैलेगी, क्यों फैलेगी? दुनिया में अधिकांश देश ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, भारत भी उसमें से एक देश आता है जहां पर 40-50 करोड़ लोग पैदा करते हैं, 125 करोड़ लोग बैठ करके खाते हैं, लेकिन फिर भी भूख से मर जाते हैं 3 लाख व्यक्ति या बच्चे बड़े बूढ़े सब मिला करके प्रति वर्ष 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। हिंदुस्तान की बात है। अब इसी लॉकडाउन के दौरान या यूँ कहें अनलॉक प्रक्रिया के दौरान 2020 के अंत तक दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी, ऐसा UN ने दावा किया, रिपोर्ट में जारी किया है। कैसे फैलेगी, क्यों फैलेगी, उसका कारण क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। और जो कुछ भी निश्चित नहीं होता है
तो अर्थात हम सर पे भी, जैसे मान ले हमारे हाथ में डंडा है, मुझे आपको मारना है, लेकिन मेरी तरफ से निश्चित नहीं है कि हम आपके सर पे मारेंगे, पैर पे मारेंगे, कमर पे मारेंगे, हम कहीं भी मार सकते हैं और जहाँ लगेगा आपका सर टूटेगा, पैर टूटेगा, सब कुछ होगा। तो ये हवाई वाले जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, तो इससे आपको सावधान रहना होगा और हाँ, हल्के में भी नहीं लेना है। दूसरी बात, मोदी जी का यह ऐलान करना आत्मनिर्भर भारत, और मैंने 30 मई के आसपास एक वीडियो देखा था, 30 मई के आसपास, उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। मोदी जी ने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान हमें बहुत कठोर निर्णय लेने पड़े हैं, बहुत कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब हिंदी वाक्यों के अंत में, अगर ग्रामर बेस पर बात करूं, व्याकरण की दृष्टि से, जब हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ा है, पढ़ी हैं, पढ़ता है, पढ़ती हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह मजबूरी एवं बाध्यता को प्रकट करते हैं, मजबूरी एवं बाध्यता को प्रकट करते हैं। अर्थात भारत सरकार की कहीं ना कहीं मजबूर है, उसे विवश कर दिया गया है। खैर, ये बात हम समझते हैं। दूसरी बात जो है, पेपर के माध्यम से बात प्रकाशित होती है, खैर इसकी वीडियो तो मैंने नहीं सुना, कहते हैं अपनी मर्जी से फसल बेचने को आज़ाद होंगे किसान, खेत पर ही उपज बेचना होगा संभव। तो ध्यान रखना, इसका लिंक देखिएगा जो कैप्शन में मैंने लिख रखा है, इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखना। एक तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, दूसरी तरफ अपनी मर्जी से फसल बेचने को आज़ाद होंगे किसान, तीसरा क्या है, 2020 के अंत तक दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी, ऐसा यूएन बोल रहा है। कितनी मौतें दुनिया में होंगी, कितनी मौतें दुनिया में नहीं होंगी, किस पेशेंट का कैसे इलाज किया जाना है, कौन कौन सी दवाएं देना है, कौन तय कर रहा है, WHO, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। और कौन हमें आपको गुलाम बना रहा है, जिन लोगों को नहीं पता है कमेंट में पूछेंगे, मैं उन्हें बताने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये बताइए, अब मोदी जी की मैं बात को लेकर के शुरू करूँगा। खैर, मैं आलोचनात्मक दृष्टि से यहाँ पर देख रहा हूँ और उसी के माध्यम से मैं ये बात आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये बताइए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है? अगर आप इस समय आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहते हैं तो पिछले 73 वर्षों से अदर दूसरी सरकारें क्या कर रही थी? मैं मोदी जी का दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बीजेपी का भी दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं इस 73 वर्ष से जिन जिन लोगों ने शासन किया है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर केवल मोदी जी की बात करूँगा तो ये आत्मनिर्भर बनाने की बात इससे पिछले वाली सरकार में भी मोदी जी कर सकते थे कि अब आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन पिछली सरकार ने उन्होंने क्यों नहीं किया? तो मेरा सीधा सा एक क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होती है? मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। मछली पकड़ कर खिलाना होता है या फिर मछली पकड़ना सिखाना होता है? आप बताइए, इनवाइट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, मुझे आपसे यही आशा है, उम्मीद भी है। आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होती है, हमें यह जानना है, आपको भी जानना है। तो आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल मैं ही बता देता हूँ। मछली पकड़ कर लोगों को खिलाना या फिर मछली पकड़ना सिखा देना, इन दोनों में से आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है? इन दोनों में से आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मंजोत जी, हम क्षमा चाहते हैं, अभी आपको मैं ऐड नहीं कर सकता। तो ये दो परिभाषाएं हैं आत्मनिर्भर बनने की। तो इस समय जो भारत सरकार जो कर रही है और 73 वर्षों से जो करते हुए आ रही है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने का, तो कैसे बना रही है? मछली पकड़ कर खिला रही है, सब कुछ अपने कब्जे में ले रही है, उसके बाद लोगों को जिंदा रखने के नाम पर राशन दे रही है, चिकित्सा के नाम पर फ्री चिकित्सा करवा रही है, शिक्षा के नाम पर फ्री शिक्षा दे रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें कॉलोनी भी दे रही है, हमें आवास भी दे रही है, हमें शौचालय भी दे रही है, हमें हाइब्रिड बीज भी दे रही है, हमें यूरिया खाद, DAP, सल्फर, कीटनाशक दवाएं भी दे रही हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ हमको भारत सरकार सप्लाई कर रही है। ऐसा कि आचार्य निखिल जादव ने कहा कि मछली पकड़ना सिखाना, तो जरा समझना आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होनी चाहिए। यदि ये आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो भारत सरकार ने ऐसी कोई एक योजना हमको बता दे, इस लॉकडाउन के दौरान जब से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ऐसा कौन सा कदम आत्मनिर्भर बनाने, क्या 20 लाख करोड़ रुपए का तुम पैकेज ले आओ? नहीं, मैं कहता हूँ तुम 100 लाख करोड़ का पैकेज ले आओ और कर्ज पर देना शुरू कर दो बिजनेस के लिए। अगर आप किसी को कर्ज दोगे तो बदले में आप इंटरेस्ट भी तो लोगे। मान लीजिए उसका रोजगार, उसका व्यापार नहीं चला, तब क्या होगा? उसकी ज़मीनें गिरवी रख जाएंगी,
उसकी ज़मीनें बिक जाएंगी, बीबी के गहने गहने बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स। अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेना बंद कीजिए। हमें फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा नहीं चाहिए। आप आयुर्वेद के लिए आप एक अच्छा सा कदम उठाइए। आप आयुर्वेद के लिए अच्छा सा कदम उठाइए, आयुर्वेद को प्रमोट कीजिए, तो हमें तुम्हारी फ्री चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप गुरुकुल को प्रमोट कर दीजिए। दान चंदे पर हमारे बताओ अच्छी सी शिक्षा हमको मिलती थी, तो हमें आपके घटिया और आयोग से आए हुए टीचर जो कुर्सी पर टांग रख करके सोते हैं, हमें से घटिया शिक्षा भी नहीं चाहिए हमें। तो आपके चिकित्सा का भी बहिष्कार हो गया और शिक्षा का भी बहिष्कार हो गया। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा को जबरन हमारे ऊपर लाद रहे हो, जबरन लाद रहे हो। दूसरी बात, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हमें आपका शौचालय और आवास भी नहीं चाहिए। शौचालय और देखो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इनवाइट करें, आप सभी लोग इनवाइट करें, शेयर करें। तो ये हुआ, ये पहली बात हो गई टैक्स। दूसरा ये हो गया जो भी बताया। तो ये दो बातें हुई। तीसरी बात, हमें आपका शौचालय भी नहीं चाहिए और हमें आपका आवास भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम छप्पर और फूस के मकान में हम आज भी रह लेंगे। छप्पर और फूस के मकान में हम आज भी रह लेंगे। आज भी हम खेतों में डिब्बा लेकर के हम बाहर खेतों में जा करके शौचालय हम आज भी कर लेंगे, जबकि ग्रामीण में आज भी यह सभ्यता जीवित है। तो हमें आपका शिक्षा भी नहीं चाहिए, चिकित्सा भी नहीं चाहिए, हमें आपका शौचालय आवास भी नहीं चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आप रोक दीजिए, शौचालय, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है। हमें रोड भी नहीं चाहिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए। जब आप लोगों को आत्मनिर्भर ही बना रहे हो तो लोगों को अपना गांव छोड़ करके विदेश जाने की या फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। आपने तो आत्मनिर्भर बना दिया, तो उन्हें दूसरे गाँव में जाने, दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं, हमें यह परिभाषा आपसे जाननी और सीखनी भी है मुझे। तो ये 5 चीज़ें हमको मत दीजिए। शौचालय मत दीजिए, आवास मत दीजिए, फ्री शिक्षा मत दीजिए, फ्री चिकित्सा मत दीजिए। ठीक है। और हमें सड़कें भी नहीं चाहिए, हमें सड़कें भी नहीं चाहिए। ये 5 चीज़ें हमको नहीं चाहिए। हमें डीजल पेट्रोल भी नहीं चाहिए। छठी चीज़ आ गई, हमें डीजल पेट्रोल भी नहीं चाहिए। हमें टीवी, मोबाइल, इंटरनेट भी नहीं चाहिए। 7वीं चीज़ आ गई। बस एक कुछ काम कर दीजिए। अगर आप भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो करना क्या आपको, आप टैक्स से छूट दे दीजिए। टैक्स से आप छूट दे दीजिए, पहला चीज़। और ये जब 6-7 चीज़ें जब आप नहीं देंगे, क्योंकि टीवी के नाम पर, मोबाइल के नाम पर और ये रासायनिक खाद के नाम पर ये कंपनियां जो व्यापार करके ले जाती हैं, आप कोई कानून ना बनाएं, लेकिन आप इतना अनिवार्य कर दें कि टीवी रखना अवैध है, मोबाइल चलाना अवैध है। विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाइए, उनको बेचने दीजिए। आप कानून बना दीजिए कि जिस प्रकार बताते हो कि खुला तेल बेचना किसानों के लिए। आपने क्या कहा, इसी लॉकडाउन के दौरान आप कह रहे हो कि किसान अपना फसल कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद होंगे, उन्हें अपने खेतों पर ही अच्छी उपज का जो है उन्हें दाम मिल सकेगा। तो आप हमें ये बताइए, जिस प्रकार आपने कह दिया कि खुला तेल बेचना अवैध माना जाएगा, जिसके पास लाइसेंस है वो दारू शराब बेच सकेगा, जिसके पास लाइसेंस नहीं वो दारू शराब नहीं बेच पाएगा। तो आप भी एक कानून बना दीजिए ना कि मोबाइल और ये टीवी घर में रखना, चलाना ये जो पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि संविधान में कानून ये टीवी, मोबाइल ये सब नहीं है। शौचालय, आवास देना ये सब नहीं है। आप निर्भर बनाने की भी बात उसमें नहीं है, शायद मेरे हिसाब से। पढ़ा नहीं है लेकिन ऐसा मुझे लगता है। अगर आत्मनिर्भर बनाने की बात होती तो शायद हो सकता उस क्षेत्र में एक कदम उठाते। तो हमें आपका ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और शौचालय और आवास, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा के नाम पर जो आप डॉक्टरों इतने बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हो, उसके बाद डॉक्टरों को, नर्सों को इतने सारे सैलरी दे रहे हो। तीसरी बात क्या है, इतने सारे बेड का खर्चा दे रहे हो। ठीक है। एम्बुलेंस का खर्चा दे रहे हो। एम्बुलेंस में आने जाने वाले जो वो क्या बोलते हैं, डीजल पेट्रोल का जो खर्चा होता है, ये सब सारे खर्चे आपके बचेंगे, ये सारे खर्चे आपके बच जाएंगे। क्योंकि हमें आपका शौचालय, आवास, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें रोड भी नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। यदि आप वास्तव में आप निर्भर बनाना चाहते हैं तो फिर देखिए आपके पास कितना पैसा बचता है। फिर आप जनता को टैक्स फ्री भी कर देंगे तो भी भारत सरकार के कोष में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। यह है असली आत्मनिर्भर बनाने की परिभाषा। लेकिन जरा सोचिए, आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर अब तक किया क्या गया है, एलोपैथिक चिकित्सा को प्रमोट किया गया है, ये फ्री शिक्षा, घटिया शिक्षा को प्रमोट किया गया है। ठीक है, ताकि आप वहीं पर जाएं, अपना इलाज कराएं, बीमार पड़ें।
शिक्षा के नाम पर आपको वही शिक्षा मिल रही जो आपको दिवालिया बनाने का काम कर रही है, दिवालिया बनाने का काम कर रही है। तो सरकार से अपील है, और आप सभी से अपील कीजिए कि हे सरकार, हे भारत के भाग्य विधाता, मुझे आपका राशन भी नहीं चाहिए, कंट्रोल वाला गल्ला भी मुझे नहीं चाहिए जो आप मुझे 5 किलो पर यूनिट पर देते हैं। हमें आपका शौचालय आवास भी नहीं चाहिए, हमें रोड भी नहीं चाहिए, हमें ये फ्री शिक्षा चिकित्सा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपके मोटरसाइकिल भी नहीं चाहिए, हमें 4 व्हीलर भी नहीं चाहिए, हमें बैलगाड़ी हमें ला करके दीजिए, हमें हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए, हमें हमारी जंगलें वापस कर दीजिए, हमें हमारे हल वापस कर दीजिए, हम इसी में रह लेंगे। और आप इस शौचालय शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र के नाम पर, रोड बनवाने के नाम पर, डॉक्टरों को सैलरी पेंशन देने के नाम पर जो कुछ भी जितना पैसा खर्च करते हैं उन पैसों से आप अपना भला कर लीजिए। हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। जो पैसा बचेगा उससे आप भी विकास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि आप कैप्शन में देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा क्या है। अब जो सबसे बड़ी बात मेन चीज़ है आत्मनिर्भर बनाने की, तो मोदी जी से आप पूछिए भारत सरकार से कि आत्मनिर्भर बनाना उनकी वास्तविक परिभाषा क्या है। आप ट्वीट भी करना शुरू कर देंगे या सोशल मीडिया पर जिस प्रकार आपने गौ हत्या बंद कराना चलाया है, उसी प्रकार यूएन की रिपोर्ट को हवाला दे करके अपना ट्रेंड चलाएं सभी लोग अपने फेसबुक में कि देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भुखमरी आने वाली है। किसान अपना अनाज अपने घरों तक ही सीमित करके रखें, अपना अनाज मंडी तक नहीं ना बेचें वो, क्योंकि भुखमरी कभी भी आ सकती है। आप बिना अनाज के भूखे मर जाओगे, क्योंकि फूड की सप्लाई को कंट्रोल करके अब ये भुखमरी कैसे आने वाली मुझे नहीं पता, क्योंकि भारत में आज भी 50% जो है भूमि कृषि के लायक भूमि है। कैसे आएगी भाई भुखमरी? बाढ़ या फिर बाढ़ आएगी? बाढ़ जाने का समय अब जा चुका, बाढ़ आने का समय अब जा चुका। कभी जगह बाढ़ आई, हो सका इक्का दुक्का जगह आ जाए। दूसरी बात, भूकंप इतना आएगा नहीं कि फसलें नुकसान हो जाएं, कि फसलें ना पैदा हो। भूकंप आएगा सबसे ज्यादा शहरों को नुकसान होगा, जंगलों को, बागों को नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन खेतों में जो छोटी छोटी फसलें लगी होती हैं उनको क्या नुकसान होगा? धरती तो फटेगी नहीं है। तुम या तो बरसात करवा सकते हो हार्बर टेक्नोलॉजी के द्वारा, इतना भयंकर बरसात करवा दोगे कि साला पूरा का पूरा मोहल्ला बह जाए, पूरा गांव बह जाए, पूरा खेत बह जाए। ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात, आप भूकंप ला सकते हो। तीसरी बात, बाढ़ ला सकते हो, और कोई कारण नहीं है। तो जो प्राकृतिक आपदा की बात करूं तो प्राकृतिक आपदा अब तो नजर आ ही नहीं रही है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भुखमरी आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सूखा वो पड़ने वाला है ही नहीं, बरसात का मौसम इस समय चल रहा है। 2020 के अंत तक यूएन ने रिपोर्ट जारी की कि 2020 के अंत तक भुखमरी आएगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो बरसात का मौसम है भी, तो सूखा पड़ने का कोई चांसेस नहीं है। काफ़ी अच्छी बरसात भी हो रही है, मिट्टी भी काफ़ी गीली है, फसल भी आधा तैयार ही हो चुका है। 1-1.5 महीने में वो भी धान पक करके तैयार हो जाएंगे, तो धान तो सब रहेगा ही। तो इस प्रकार हम किसान फसल भी काटेंगे, ठीक है। तो भुखमरी कैसे आएगी? तो वो भी भारत जैसे देश में जहाँ पर 50% से अधिक जो है कृषि उपजाऊ भूमि है। अब जरा आप सोचो, पैदा करने वाला यहाँ 30 करोड़ किसान है, खाने वाला 140 करोड़ है, 130 करोड़ है। आप सोच लो। तो ये बातें जो हैं कर रहे हैं ना, निराधार वाली बातें, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मोदी जी ने, भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यदि आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो आप मारे जाएंगे। ये बात आप उनके स्टेटमेंट से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। इससे पहले देश की सभी सरकारों ने खून चूसने का काम किया है, ऐसा उनके इस स्टेटमेंट से भी प्रतीत होता है। और इस संकट की घड़ी में आपको आत्मनिर्भर बनने का काम क्यों, आप सपना क्यों आया कि अब आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए? दूसरी बात है कि किसानों को छूट देने का, किसानों को अनाज बेचने का कहीं भी छूट आपने क्यों दी, वो भी संकट के दौरान? मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं इसे कह नहीं सकता। मुझे ये भी पता है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसानों के ऊपर, मैं इसका भी तरीके जानता हूँ। हाँ, एक बात और भी, अभी मैं वैक्सीन के संबंध में बताने वाला हूँ। आप वैक्सीन से नहीं मरोगे, लेकिन भूखमरी से मार दिए जाओगे, भूख से मार दिए जाओगे, भले ही आपको वैक्सीन लगे नहीं लगे। और वैक्सीन को क्यों लगाना चाहते हैं ये भी आपको भली भांति पता होगा। तो आप वैक्सीन से नहीं मरोगे तो भूखमरी से मर जाओगे। और कैसे मरोगे, बहुत अच्छा विश्लेषण है, आगे बताऊंगा। तो एक तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा करना, दूसरा बात किसान बेचने की छूट दे देना,
तीसरा, किसानों के ऊपर तरह तरह के पाबंदी लगाना कि जो है अपना जो है वो क्या बोलते खुला तेल बेचना जो है अवैध माना जाएगा, इस प्रकार की। तो अगर आप निर्भर बनाना चाहते हो लोगों को, तो सबसे पहले किसान को बनाइए, किसानों को मूल्य तय करने का अधिकार दे दीजिए। जिस प्रकार आपने अनाज को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेचने का आपने वो छूट दे दिया है, ऐसे किसानों को मूल्य तय करने का अधिकार दे दीजिए। अभी देखिए भारत का गरीब वर्ग केवल किसान ही है जो खेतों में पसीना बहाता है, वह देखिए कितनी जल्दी आत्मनिर्भर बन जाता है। वो मूल्य तय करने का आप अधिकार दोगे नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे वह भी पता है। तो अब बात मेन चीज आती है समाधान। और इसी में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, वो सबसे बड़ी बात है। लोग सोच रहे हैं वैक्सीन, RFID चिप और कोरोना महामारी के खिलाफ और मास्क के खिलाफ कैसे रोड पर आया जाए, कैसे इसका सरकार का विरोध किया जाए। इतना ध्यान रखना कि सारे विपक्ष खामोश हैं, सारे विपक्ष के मुंह पर ताले लगे हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, किसी भ्रष्ट व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, या भ्रष्ट व्यवस्था कहें या हम ये कहें कि किसी ताकतवर व्यक्ति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, या तो हम उसके समकक्ष हों, बराबर में हों, या फिर हम उससे ताकतवर हों, तभी हम उस भ्रष्ट व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं, या उस भ्रष्ट व्यवस्था को टक्कर दे सकते हैं, या उस ताकतवर व्यक्ति को हम हरा सकते हैं, या फिर हम उसे नस्तोनाबूद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ तो हिंदुस्तान की जो फौज हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, ठीक है, उनकी संख्या 60 लाख के अंदर ही है। 60 लाख सुरक्षाकर्मी 140 करोड़ व्यक्तियों को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें से कम कुछ नहीं करें 1 लाख व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमारे राजनीतिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की होमगार्ड के रूप में उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। समझिएगा आप इस बात को, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। तो 60 लाख, जिसमें कि जब देश में जब गृह युद्ध छिड़ेगा या देश में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है, तो बॉर्डर के जवान आंतरिक सीमा में लड़ने के लिए तो आएंगे नहीं। तो अब आप अनुमान लगा तो कम से कम 15 लाख से भी ज़्यादा सेना जो बॉर्डर पे तैनात है, उन्हें बॉर्डर छोड़ करके अंदर आना ही नहीं है। अब बाकी बचे 45 लाख में भी जल, थल, वायु सभी प्रकार की सेनाएँ हैं, जिसमें पुलिस बल है, PSC बल है, वायु, ठीक है, वायु सेना, सब कुछ है। तो ये 60 लाख लोग, ये हंसने वाला इमोजी कौन कर रहा है? ये हंसने वाली बात है। एक दिन ध्यान रखना, आज हंस रहे हो ना, तो कल हंसने के लायक भी नहीं रह जाओगे। तो 60 लाख सुरक्षाकर्मी 140 करोड़ की आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं। उनके पास क्या है? सबसे पहला उनके हाथ में एक डंडा है, दूसरा धारा 144 का उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है, तीसरा चालान है, चालान। तो मैं उन सभी को मैसेज देना चाहता हूं जो कोरोना वैक्सीन और और मास्क के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो रोड पर निकलना आगे जाना चाहते हैं, तो ये यदि हम रोड पर ना निकलें, अगर आपको लगता है कि यही मात्र एक विकल्प है, तो मैं कहता हूं कि अगर इससे बेहतर अगर कोई विकल्प हो तो आप विचार करेंगे उस पर। क्या विचार करेंगे उस पर? यदि हमें भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलना है, इन सभी को सबक सिखाना है, मतलब इनकी रीढ़ की जो हड्डी है उसे एकदम ख़त्म कर देना है, तोड़ देना है, तो यदि कोई सिंपल, सरल और संवैधानिक कोई चीज़ अगर हो, विकल्प हो, तो क्या उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो है तो संवैधानिक ही, लेकिन वह भी मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता। वो बात व्यक्ति से व्यक्ति तक होते हुए जा रही है। हो सकता हो कल आप तक वो बात पहुँचे, और उस के साथ में एक कोड होगा, उस कोड के साथ में अगर समाधान अगर आपके पास तक पहुँच रहा है, तो समझ जाना कि हाँ, हम या हमारी टीम ने वो बात आप तक पहुँचाई है। और अगर आपको लगे कि हाँ ये बात सही है, चिंतन करके देखेगा, मंथन करके देखेगा। पहली बात क्या है कि भारत सरकार, या यूँ कहें कि देश की भ्रष्ट व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं, जो शासन करते हैं, जाइएगा मत, बने रहिएगा अभी लाइव के साथ, क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। लड़ना कैसे ये जान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था में जो लोग हैं ऊपर बैठे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं,
तो सबसे पहली बात, वो जनता को कंट्रोल करने का तरीका निकालते हैं कि सबसे पहला ऐसा कोई एक्ट बना दिया जाए, कोई कानून बना दिया जाए, या धारा 144 लगा दिया जाए, ताकि 4 लोग एकत्रित ना रह पाएँ, उनकी शक्ति पहले से ही क्षीण हो जाए। और पुलिस को एक विशेष मतलब सेना को, या यूँ कहें कि सुरक्षा कर्मियों को एक विशेष प्रकार का अधिकार दे दिया जाए, और मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इसे प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि जनता जान सके कि पुलिस को विशेष अधिकार है हाथ पैर तोड़ने का, सर पर मारने का। ठीक है, इस प्रकार का अधिकार जब जनता के बात तक फैल जाए कि भैया भारत सरकार ने, हमारे देश के हुक्मरानों ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है, जनता देखेगी उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, भ्रष्ट व्यवस्था में जो लोग शासन कर रहे हैं वही जनता को पहले कमज़ोर करने का, उन्हें ऊर्जा विहीन करने का, उन्हें शक्ति विहीन करने का माध्यम निकालती है। जैसे हमने क्या बताया, धारा 144, दूसरा पुलिस का डंडा, ठीक है, तीसरा चालान, चौथा ऐसे लोगों को जेल में भर करके डालो, रास्ता लगा दो, मिलने ना दो, चौथा पांचवा जमानत भी ना हो। तो इस प्रकार के जो है वो क्या करती है, पहले हमको कमज़ोर करती है। उसी प्रकार सेम उसी तरीके से हमको भी उसी एजेंडे पर चलना होगा, उसी एजेंडे की तरीके से कार्य करना होगा। जैसे कि वो हमें कमज़ोर करने का तरीका निकालती है ऐसे ऐसे। अब देखो, अब इसका हम विरोध नहीं कर सकते, इसका हम विरोध नहीं कर सकते, मास्क का, लॉकडाउन का विरोध नहीं कर, सोशल मीडिया तो एक अलग बात है, लेकिन सड़कों पर निकल कर नहीं कर सकते, क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और धारा 144 लगी हुई है। मास्क नहीं लगाओगे तो चालान कटेगा, आपके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका हम विरोध नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन लगा करके हमारी आर्थिक अवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, हमको बेरोजगार कर दिया, रोजगार छीन लिए। ठीक है, जो कुछ पूंजी था वो सब घर में ख़त्म हो गया, तो हमको कमज़ोर कर दिया आर्थिक रूप से। दूसरी बात, अब हमें मानसिक रूप से कमज़ोर करने का फंडा इन लोगों का जारी है। पैंडेमिक एक्ट का पालन करो, मास्क लगाओ, नहीं चालान होगा, नहीं पुलिस डंडे बरसाएगी, सैनिटाइजर का उपयोग करो, मास्क नहीं लगाओगे तो कोई दुकानदार आपको सामान नहीं देगा ही नहीं, पुलिस गश्त लगाते रहती है, पुलिस आपके ऊपर डंडे बरसाएगी। इस प्रकार तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि इंसान को कार्य करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, संविधान चाहिए, कानून चाहिए, डंडा चाहिए, वर्दी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए? जवाब दें मुझे, अभी कमेंट करके बताएं और लोगों को शेयर करें। और मैं 1 मिनट के लिए इस लाइव को काट नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका रिएक्शन। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप लोगों तक फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, इनवाइट करें, तो फिर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। 1 मिनट मैं आप इस मोबाइल को रख देता हूं, 1 मिनट के बाद मैं बोलना शुरू करूंगा, और मैं इस डिस्प्ले से भी हटने जा रहा हूं। 1 मिनट के बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। लोगों को इनवाइट करें और बताएं कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, आने जाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए हमको। ठीक है, कि हम सारा काम कर सकते हो, ऐसा क्या चीज़ है, सोच करके बताइए। और जाइएगा मत, नहीं बने रहिएगा इस लाइव के साथ। बाल्टी भरने बस, अभी हमने पानी ही नहीं भरा बाबू। सतीश मिटावा जी, आचार्य निखिल जी ने कहा अन्न सब्जी पानी। कमल मोंगा जी धन्यवाद, जिंदा रहने के लिए बिना मास्क वाली सांस चाहिए। हाँ, बात सही है। दूसरी बात, हमें फूड,
जो मैंने मेन स्तंभ की जो बात की थी, जो मुख्य स्तंभ की जो बात की थी, वह है फूड। मान लीजिए आप 4 दिन से भूखे हैं तो बिना मास्क वाली ऑक्सीजन भी आपके काम नहीं आएगी, आपका शरीर दुर्बल पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे। आशा करता हूँ मूंगा जी, कमल जी, कि आप हमारी बातों को भली भांति समझ रहे होंगे। कृपया सहमति जताएं यदि मेरी बात सही है तो, अन्यथा मैं समझूंगा कि मेरी बात गलत है। आपने कहा बिना मास्क वाली सांस चाहिए, तो यदि आपके मुंह पर मास्क ना भी है और आपको ऑक्सीजन मिल रही है और आप 8-10 दिन से भूखे हैं, तो भी आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप शक्ति विहीन बन जाएंगे। और अभी मैंने क्या बात की, हम शक्ति विहीन, ऊर्जा विहीन को ही बात कर रहे थे कि वो कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें जिंदा रहना है और ताकत में पूरी शक्ति के साथ जिंदा रहना है। वो विकल्प मैंने पूछा था। कमल मूंगा जी, कृपया करके बताएं हमें क्या मेरी बात सही है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है फूड अर्थात भोजन। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें पानी चाहिए, पानी के पर्याप्त है, लेकिन भोजन को हमें पैदा करना पड़ेगा, फूड को हमें पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, और बिना खाए अर्थात अगर मैं भूखा हूँ तो मैं एक कुत्ते का भी सामना नहीं कर सकता। यदि मैं पहलवान भी हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ तो एक साधारण इंसान का भी, स्वस्थ व्यक्ति का भी सामना नहीं कर सकता। वो हमें उठा के पटक देगा, मार देगा, सब कुछ कर सकता है। क्योंकि एक ऊर्जा विहीन व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति एक ताकतवर व्यक्ति से कैसे लड़ेगा। तो इस समय जनता जो है शक्ति विहीन है, वह जो है ताकतवर नहीं है, उसके हाथ में किसी भी प्रकार की कोई ताकत नहीं है। लखनऊ सिटी में हूँ, पानी आता समय से भरना पड़ता है, इसलिए मैं एक बाल्टी पानी भरने के लिए गया था। तो क्या किया कि हाँ, तो फूड की ज़रूरत होती है। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि सांप और चूहे, चाणक्य नीति भी बताता हूँ, विदुर नीति भी बताता हूँ। जो कुछ कहूँगा संक्षेप में कहूँगा, संक्षेप के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा, और इसको आपको समझना है। नहीं समझ पाओगे हम बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। सबसे पहली बात, चाणक्य नीति क्या कहती है कि जीवित वही बचता है जिसके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है। पहली चीज़, यदि हम जिंदा रहेंगे तो ही हम कार्य कर पाएंगे। हमको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, राजकुआ लगा दिया जाएगा, तो हम काम क्या करेंगे। जब मुखिया ही अंदर हो जाएंगे तो उनके नीचे वाले लोग क्या करेंगे। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। चाणक्य नीति कहती है जिंदा वही रहता है जिसके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है। दूसरी बात, विदुर नीति क्या कहती है कि जब इस समय पूरी दुनिया में आग लगी हुई है महामारी की, ठीक है, चाहे वो बनावटी कह सकते हो चाहे कैसे भी कह सकते हो। तो जब जंगल में जब आग लगती है तो सुरक्षित वही बचता है, जीवित वही बचता है जो बिलों में रहता है। बिल में रहने वाले जीव जंतु कौन है, मेढक हैं, सांप हैं, चूहा है, ये सब बिल में रहते हैं। तो ये आराम से जीवित रहते हैं और ये बिल में पड़े रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब जंगल की अग्नि शांत हो जाती है तब हम जंगल से बाहर निकल करके आ करके फिर वह जंगल पूरा हमारा हो सकता है। फिर से हम उस नष्ट हुए जंगल को फिर से हरा भरा हम जंगल बना सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। तो ये बात हो गई। अब बात मेन चीज़ आती है ताकत की, पावर की। तो मैं भी आपसे एक और बताता हूँ। ये है मेरा दंड। इसका प्रयोग मैं किसी का सर या हाथ पर तोड़ने के लिए नहीं करता। ये है एक मेंटालिटी चेंज करने के लिए। अगर आप निहत्थे हैं, पागल कुत्ता है, कुत्ता आपको काटने के लिए आ रहा है तो आपको निस्संदेह ही आपको कुत्ता काट लेगा। लेकिन जिस दिन जब कुत्ते को ये डंडा दिखेगा, समझिए, जब इस कुत्ते को ये डंडा दिखेगा, ठीक है, तो कुत्ते को भय लगेगा, अरे उसके हाथ में डंडा कहीं ना कहीं मार दे। कुत्ता भी समझदार है कि उसके हाथ में डंडा, दूर रहो। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये डंडा लेकर के मैं साथ चलता हूँ कुत्ते से बचने के लिए। इसी प्रकार देश के करोड़ों लोगों को ऐसा करना होगा। तो सबसे पहली बात है, एक पेन है, कलम है। उस कलम से मैं किसी को फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, किसी को फांसी से बचा भी सकता हूँ चढ़ने से। लेकिन अगर वही कलम मैं आपकी आँख में घुसेड़ दूँ तो, वही कलम मैं अगर आपकी आँख में घुसेड़ दूँ तो
आपकी आंख फूट जाएगी, आप जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओगे, आपका जीना भी मृत समान हो जाएगा। तो है तो दंड ही। अब चाहे मैं एक सुरक्षाकर्मी पुलिस के तरीके से उसे यूज करूं या फिर एक आम नागरिक सजग नागरिक के तरीके से उसको यूज करूं सकारात्मक दिशा में, ठीक। तो वह क्या करते हैं, उनका डंडा सिर्फ गरीबों पर, मजलूमों पर प्रहार करने के लिए उनका डंडा बना है। जो कानून का पालन ना करे उनको ज़बरदस्ती पालन करो डंडे मार करके। भाई आसानी से बात कही जा सकती है, दबाव डाल करके की जा सकती है, लेकिन क्या जरूरी डंडे मारना नहीं। तो लेकिन इस डंडे का प्रयोग हम क्या करेंगे, हमें इसका रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से प्रयोग करना है, किसी का हाथ पैर सर तोड़ने के लिए नहीं। तो ये कुत्ते की मेंटालिटी चेंज करता है। अगर आपके हाथ में डंडा है तो डंडा लेकर के आप कुत्ते की तरफ बढ़ें, कल ट्राई करें। अगर आपके हाथ में डंडा है तो डंडा लेकर के कुत्ते की तरफ बढ़ें या गाय की तरफ बढ़ें, आराम आराम से बढ़ें, आराम डंडा हिलाते हुए जाएं। देखिए जो कुत्ते की तरफ बढ़ेंगे तो कुत्ता 10 कदम दूर भागेगा आपसे, गाय की तरफ बढ़ेंगे तो गाय भी दूर भागेगी आपसे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके मेंटालिटी में क्या है, मानसिकता में क्या है, वो डंडा है। आपसे नहीं डरता, आपके उस डंडे से डरता है, क्योंकि उसे डंडे की मार पता है कि अगर एक बार डंडा लग गई तो फिर क्या होगा। हमें जब डंडा पड़ता है तब मास्टर जब मारते हैं तो हमें पता होता है कि चोट कितनी लगती है। इसी प्रकार जब किसी को चोट पड़ती है तो उसे लाठी की चोट पटा होती है। और यही बात मैंने शुरुआत में कही थी, जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये है मेंटालिटी, ये अर्थात धारा 144 पेंडेमिक एक्ट, मास्क लगाओ, लॉकडाउन पालन करो। ये मास्क यहाँ नहीं, यहाँ पहनाया है, मास्क यहाँ नहीं, यहाँ पहनाया है। समझिए इस चीज़ को। हम आपसी रूप में नहीं बटे हैं, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी नहीं बटे हुए हैं। हम तो सिर्फ विचार से बटे हुए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बट गया है, हमारा और आपका दिमाग बट गया है। वो दिमाग हमने और स्वयं नहीं बटे हैं, उन लोगों ने बांट करके रख दिया है, इसलिए हम बटे हुए हैं। ठीक है, तो अब सीधी सी बात, इस चीज़ को समझिए। तो ये मेंटालिटी है कुत्ते की। कुत्ते को पता है कि उसके हाथ में डंडा है। उसी तरीके से इंसान को भी पता है कि हम किसी भी चौराहे पे जाएंगे, मास्क नहीं पहनना है तो पुलिस बैठी डंडा मारेगी, चालान काट देगी। ये कहाँ घर करती है? यहाँ पे। ये उसे विवश कर देता है ऐसा करने के लिए। और आप कहोगे कि मास्क ना लगाओ, लॉकडाउन का पालन ना करो, कौन जेल जाएगा, कौन 500 रुपये का चालान कटवाएगा, जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर है। अरे हम दे सकते हैं 500 रुपया, आप दे सकते हैं और दे सकते हैं, और बाकी लोग क्या करेंगे। और दूसरी बात, नियति ने जो ठान रखा होगा तो वही, हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। सतयुग में भी 33 करोड़ आदमी बचे थे, त्रेता में भी जब संहार हुआ था तो भी 33 करोड़ आदमी ही बचे थे, द्वापर जब महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तब भी 33 करोड़ आदमी बचे थे। उसके बाद जब प्रथम विश्व द्वितीय विश्व खत्म हुआ, सन 47 में जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब पहली जनसंख्या की रिपोर्ट आप निकालेंगे तब भी हमारे भारत देश की आबादी 33 करोड़ ही थी। अब फिर से एक युद्ध होने वाला है, चाहे वो केमिकल वेपन कह लो, चाहे उसे केमिकल वार कह लो, चाहे कुछ भी, कोई सा भी वार कह सकते हो। अब भी देश की जनसंख्या 33 करोड़ के अंदर ही बचेगी, चाहे देश कह लो चाहे दुनिया कह लो। 33 करोड़ तक आबादी रहेगी ही रहेगी। ज़रा सोचो। और उनका सोचना कि 50 करोड़ तक हम लाना चाहते हैं, खैर इस पर हम इसमें बाद में करेंगे। तो ये तथ्यात्मक बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात मेन चीज़ आती है कि इनसे निपटा कैसे जाए, समाधान क्या है। कि एक इंसान देखता है पुलिस के पास डंडा है, डंडा मारेगा, धारा 144 लगी, नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब बातें अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं समाधान। जैसे एक पुलिस वाला है, एक सरकारी नौकरी वाला है, एक व्यापारी है, एक किसान है, कुछ भी है, कोई भी काम करता हो, और यदि वह भूखा हो या दिन भर खाना नहीं खाया, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, 8 घंटे खड़े रहने का काम है, या फिर हाथ हिलाने का काम है, या फिर दिमागी का काम है, तो बताइए वो काम कैसे करेगा। वो काम कैसे करेगा? वो काम कैसे करे? उसी प्रकार जो फूड है, जो भोजन है, ये व्यक्ति के शरीर की सबसे पहली और सबसे मुख्य आवश्यकता है। आपको लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, फल से आएगी।
आप हाँ, 1 मिनट, आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे में बैठो, आ रहे हैं, कमरे में बैठो, आ रहे हैं, बैठो, आ रहे हैं। एक काम करो, पाउडर ले आओ, काम है लगाने वो तो रखा है तो ठीक ठीक। 1 मिनट में थोड़ा छत के ऊपर जा रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ आपसे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कार्य करने के लिए, जैसे आप कोई व्यक्ति, जैसे आप भी हैं जो कार्य कर रहे हैं, चाहे मेहनत वाला हो चाहे बैठने वाला काम हो, जो बैठने वाला कार्य है या फिर मेहनत करने वाला कार्य है, उस कार्य को बिना खाए हुए आप कितने दिनों तक कर सकते हो? ऑक्सीजन के बल पर आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना खाए आपका शरीर दुर्बल पड़ जाएगा, आप शक्तिविहीन हो जाओगे, ठीक है, आप कमज़ोर पड़ जाओगे। तो आप इस भ्रष्ट व्यवस्था से कैसे लड़ोगे? और यूएन की रिपोर्ट भी यही बताती है कि पूरी दुनिया में भूखमरी फैलने वाली है। तो इस चीज़ से सीख लें। हम मास्क का, लॉकडाउन का, वैक्सीन का विरोध नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, उसका कारण है। दूसरी बात है, इसके लिए हमें चाहिए बहुत बड़ा जन समर्थन। 2-4 सैकड़ा या 10-20 हज़ार लोग अगर भारत के कोने कोने में, अगर हाँ ये मानते कि अगर 20,000 लोग या फिर एक ज़िले में ही 10,000 लोग अगर एकत्रित अगर हो जाएं, तो हो सकता हो कि उस ज़िले को हम हिला दें, प्रदेश की राजधानी को हिला दें, पूरे प्रदेश को हिला दें। लेकिन फ़ौरन अगर ये केवल एक ही ज़िले में कार्य होगा तो तत्काल दूसरे ज़िले से या फिर दूसरे प्रदेश से या फिर प्रदेश की राजधानी से दूसरी बटालियन आ जाएगी उन 10,000 पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। तब आप क्या करोगे? कहने मतलब ये आग लगे तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में लगे। हम एक जगह निकल करके 8-10 हज़ार लोग आकर के मास्क, लॉकडाउन का विरोध करें, वैक्सीन का विरोध करें, क्या होगा? हमारे और आपके जैसे मुखिया होंगे, जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, भैया इसके लिए आगे आओ। और जब हम ही तुम ही सलामत नहीं रहेंगे तो फिर ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए हमें, ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसका सीधा सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि हम लॉकडाउन, मास्क और ये इन सब चीज़ों का विरोध किए बगैर, बल्कि इनका पालन करो, हो सकता हो तो पालन करो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इनका पालन किए बगैर आप सड़कों पर नहीं निकल सकते, आप बसों में यात्रा नहीं कर सकते, दुकानों से आप खरीदारी नहीं कर सकते। तो इनका पालन करते हुए, हाँ मास्क आप नहीं लगा सकते मत लगाइए, लेकिन पुलिस के डर से, पुलिस के भय से, उसके चालान से बचने के लिए आप मास्क लगा लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर उतार दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि पुलिस वाला आपको प्रताड़ित ना कर सके। तो इस प्रकार हमें काम करना होगा। पहला चीज़ तो यही काम हमको करना है कि हमको इसका पालन करते हुए हमें एक संवैधानिक तरीका निकालना होगा। और जो यूएन ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, आपको पता होगा कि यूएनओ की कई सारी संस्थाएं हैं वर्ल्ड लेवल पे, सब यूएनओ की ही हैं, सब यूएन की ही सारी संस्थाएं हैं। और वो जो भी संस्थाएं बनी हैं वह सब अपने हित के लिए बनाई, अपने देश के लिए हित के लिए बनाई है, अपने मकसद को, या यूँ कहें कि एजेंडा 2030 में निहित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही बनाई है। पूरी दुनिया को गुलाम बनाने, छल बल, ठीक है, चतुराई, ठीक है, के बल पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए सारी संगठनों का निर्माण अपने लिए ही किया है, ठीक है। तो उसी यूएन की एक रिपोर्ट को आप हवाला दीजिए, उसको अपना उस पर मुहर लगाइए, या उसे अपना एजेंडा बनाइए कि हाँ यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है, 26 जुलाई है कि 14 जुलाई को है, कहा कि 2020 के अंत तक भुखमरी आने वाली है। तो आप किसानों को टारगेट करें, किसानों को समझाना शुरू करें, घर घर तक जाना शुरू करें कि यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की है कि भुखमरी आने वाली है। तो उनको करना क्या है? उनको ये करना है कि सबसे पहली बात वह उत्पादन खूब करें। यदि उत्पादन ना भी करें तो जैसे मैंने कहा था, चूहा कब निकलता है, सांप कब निकलता है बिल से? जब उसे भूख लगती है तब निकलता है। चूहा कब निकलता है घर से? बिल्ली, ये सांप अपने बिल से कब निकलता है? ये तभी निकलते हैं जब इनको भूख लगती है, तब निकलते हैं, पहली चीज़। और हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को समझा करके रोड पर लाना चाहते हैं। समझना, ये समझाने से नहीं आने वाले हैं, ये समझाने से नहीं आने वाले हैं।
तो फिर आएंगे कैसे? हमें अभाव पैदा करना होगा या प्रभाव पैदा करना होगा। तो प्रभाव हम 4 वर्षों से, हम और आप, कमल मंगा जी, जैसा कि मैंने आपकी वीडियो देखा था वहीं हमारी आपकी परिचय हुई थी, एडवोकेट पुष्पेंद्र राज जी से जुड़े हुए हैं, आप भी वहीं पर हैं, उसी ग्रुप में हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी भी हैं। तो कहने का मतलब हम लोग जान रहे हैं चीज़। तो मुझे ये पता चला कि 4 महीने से हम और आप और कई सारे लोगों की टीम ये कोशिश कर रही है प्रभाव बनाने की। प्रभाव मतलब क्या? लोगों को जागरूक करने के, उन सब चीज़ों के बारे में अवगत करा करके उन पर प्रभाव बना रही है। लेकिन कोई भी हमारे और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का कोई भी प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये प्रभाव वाला ऑप्शन जो है फ्लॉप है, प्रभाव वाला ऑप्शन फ्लॉप। हाँ, यहाँ जरूर पड़ रहा है, लेकिन क्रियात्मक रूप में वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्रियात्मक रूप में प्रभाव पड़े, हमें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा। इसके लिए क्या? सांप और चूहे बिल से कम निकलते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तब निकलते हैं, या फिर उन्हें बिल से बाहर आना होता है, थोड़ा बाहर मौसमी का आनंद लेना होता है, तब निकलते हैं। उसी प्रकार से जो देश में बहुत धनाढ्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, राजनीतिक तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी कर्मचारी लोग हैं, या यूँ कहें एक लाइन में कि जिनके पास सर्वाधिक पैसा है, जिनका धन पर सर्वाधिक नियंत्रण है, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि भारत देश में 3 महीने नहीं बल्कि 3 साल के लिए या 10 साल के लिए भी लॉकडाउन लग जाए ना, तो भी हमारी परिस्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम चैन से जिएंगे, चैन से खाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पैसे से आप पेट नहीं भर सकते। पेट तो भरेगा, फूड से ही भरेगा, और फूड का उत्पादन करता कौन है? किसान। इसलिए हमें लॉकडाउन, ये इन सब चीज़ों का, मास्क का बहिष्कार नहीं करना है, हमें इनका बहिष्कार करना, सहयोग भी करना है। लेकिन इसी बीच इसी पेंडेमिक एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए और यूएन की रिपोर्ट का फ़ायदा उठाते हुए और एजेंडा 2030 का फ़ायदा उठाते हुए, जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि एजेंडा 2030 को हम पूरा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एजेंडा 2030 में, ठीक है, सबसे पहला और दूसरा जो लक्ष्य है वो कौन सा है? पहला लक्ष्य है गरीबी हटाना, दूसरा भूखमरी हटाना। 1 मिनट ज़रा अवसर दीजिए। हाँ, तो वही है कि एजेंडा 2030 का जो पहला और दूसरा लक्ष्य है, इन्हीं 3 चीज़ों का हवाला बनाइए। मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनेगा, पहला चीज़। दूसरा, हम एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या है? यूएन की रिपोर्ट का अपना हवाला दीजिए कि भूखमरी। इन्हीं 3 चीज़ों को अपना आधार मानिए और इन्हीं चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए। पहला क्या है कि मोदी जी एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक कीजिए ये एजेंडा 2030 है क्या, इसमें जो 17 मुख्य लक्ष्य हैं वो क्या हैं, 169 जो सहायक लक्ष्य हैं क्या हैं। अरे बाकी लक्ष्य को भूल जाओ, पहला और दूसरा लक्ष्य ही आपके बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि एजेंडा 2030 ये कहता है कि हम गरीबी को हटाएंगे, भुखमरी को हटाएंगे, और दूसरी तरफ यूएन एक दावा कर रहा है कि भुखमरी आने वाली है। तो फिर ये एजेंडा 2030 काम करे क्या? दूसरी बात, यदि मोदी जी हिंदुस्तान में एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं, तो ज़रा हमें ये बताइए कि तुम उनको बताइए कि एजेंडा 2030 में कुल मिलाकर के कितने देश हैं? लगभग 188 देश से भी ज़्यादा देश हैं, या शायद 196 देश इस एजेंडा में शामिल हैं, इस एजेंडा में शामिल हैं। जब बैठक हुई थी तो 196 देश में शामिल हैं। इस 196 देश, 196 कंट्री एजेंडा 2030 पर कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए मोदी जी, जनता को आपको समझाना है कि एजेंडा 2030 को यदि आप पूरा कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं, क्या इसी प्रकार अन्य देश भी जो इसके सदस्य हैं, क्या वह भी बिल्कुल आपके ही तरीके से एजेंडा 2030 को फॉलो कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं? जिस प्रकार आपने लॉकडाउन लगा दिया, मास्क अनिवार्य कर दिया, ठीक है, धारा 144 लगा दी, पेंडेमिक एक्ट घोषित कर दिया, क्या इसी प्रकार अन्य देशों ने भी अन्य देश भी एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं? यदि हाँ, चलो ठीक, मान लेता हूँ कुछ सही है, तो तभी तीसरा विकल्प आता है यूएन की रिपोर्ट, वही भुखमरी वाली। तो फिर इस एजेंडा 2030 का हम करें क्या? इन्हीं विषय लोग को लेकर के समझाना शुरू कीजिए। एक और जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वह यह कि भारत सरकार ने जो आपको शौचालय और आवास दे दिया, उसको तो छीन नहीं सकती,
लेकिन शिक्षा, चिकित्सा का अधिकार कभी भी छीन सकती है, क्योंकि जो कुछ सरकार ने दिया है, ठीक है, वह सरकार आपसे कभी भी छीन सकती है। अब ये मत सोचना कि सरकार ऐसा करेगी क्यों, ठीक है। आरोप लगाने के लिए, किसी को अंदर डालने के लिए किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, फिर वहाँ पर आपका क्यों शब्द भी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसा सवाल मुझसे बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपका उत्तर है मेरे पास, लेकिन मैं देना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो सरकार से क्या बोलते हैं, आपसे शौचालय, आपकी आवाज़, यहाँ तक कि अगर आ जाए तो आपका घर और ज़मीन सब कुछ छीन सकती है। प्रॉपर्टी एक्ट, लैंड एक्विजिशंस एक्ट के बारे में अच्छे से पता कीजिएगा, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो इसका किस या संविधान के आधार पर चाहे तो इन दो एक्टों के आधार पर तो क्या क्या कर सकती है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, आपकी ज़मीन को लेकर के, तो आपको पता चल जाएगा। तो इन्हीं तीन को अपना एजेंडा बनाना है और लोगों को समझाना है कि क्या करना है, कि फूड की देसी बीज का संग्रहण करें, क्योंकि देश में भुखमरी आने वाली है। दूसरी बात कि दाल, चावल, साग, सब्जी, ठीक है, मसाला, जीरा, काली मिर्च, मेथी, सब कुछ पैदा करें और अपने घर में कम से कम 1 साल का अनाज स्टोर करके रखें। तीसरा यह है कि इस बार 1 साल तक नहीं बल्कि 2, 3, 4 साल तक हो सके तो उत्पादन घटा दें, या हो सके तो उत्पादन बढ़ाएं, तो उस पर नियंत्रण स्वयं का रखें, अर्थात उसे प्राइवेट या सरकारी मंडी में कभी भी बेचने के लिए ना जाएं, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में जब करेंसी को कैशलेस कर दिया जाएगा तो वही ज़रूरत से ज़्यादा पैदा किया हुआ अनाज आपके काम आएगा, ठीक है। तीसरी चौथी चीज़ क्या है कि ये गायें जो आजकल घूम रही हैं ना, कल जब करेंसी कैशलेस हो जाएगी, कल सरकार पूरे देश को, इस देश के किसानों को देसी बीज देना बंद कर सकती है, यूरिया खाद, DAP, अल्फर सल्फर देना बंद कर देगी। तब आप क्या करोगे? केवल और सिर्फ देसी, जो केवल बीज पर अगर नियंत्रण कर दे, सरकार कह दे कि घरों में अगर एक कानून बना देगी, कानून तो कुछ भी बना सकती है, महामारी नहीं, फिर भी महामारी घोषित कर दिया, तो कल को सरकार अगर एक कानून बना दे कि घरों में बीज रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अनाज रखना अवैध माना जाएगा। जिस प्रकार आप अपने घरों में 100 कुंटल से ज़्यादा अनाज को स्टोर करके नहीं रख सकते, उसी प्रकार एक कानून ये भी बना दे कि कोई भी अपने घर में बीज का संग्रहण नहीं कर सकता। तब आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तब तो आपके पास बोने के लिए बीज नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपको अपने खेतों में ही बीज बोने के लिए या फिर आपके खाने वाला जो अनाज है, गेहूँ चावल जो पैदा करते हैं, वो बच जाएगा तो वही खेतों में डालाओगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो बीज खरीदने के लिए टोटली आपको सरकार के ऊपर पूरी तरीके से जो है आश्रित हो जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भारत सरकार आज जो भी आपको दे रही है वह सारी सुविधाएं, ठीक है, कहीं कोई ऐसा एक्ट लगा करके, ऐसा कुछ करके आपको छीन सकती है। तब आप क्या करेंगे? आप निर्भर, हाँ, फिर एक बात और नोट कर लीजिए, आप निर्भर, भारत सरकार आपको आप निर्भर बना रही है या आपका खून चूस रही है, ठीक है। आप बता सकते, एक तरफ आपको 20 करोड़ लाख का पैकेज दे रही है, दूसरी तरफ GST टैक्स वगैरह देख रहे हो, किसानों को मूल्य तय करने का अधिकार ना देना, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किसानों की ही ज़मीनें हड़प कर लेना। अरे भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हैं, हिमाचल चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, यहाँ बहुत सारे ऐसे कई मतलब ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, सब खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ ज़मीन दे दो। आपको उपजाऊ भूमि छीन कर उस पर कंपनी लगाने का ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कल भारत सरकार एक कानून बना दे कि आप घरों में देसी बीज नहीं रख सकते, आपको ये क्या बोलते हैं, यूरिया खाद, DAP वगैरह जो बनाते हैं, कीटनाशक दवाएं बनाती हैं, ये सब बनाते हैं, कहीं ये ऐसा कर दें कि ये यूरिया खाद, DAP, अल्फर सल्फर, ये सब कीटनाशक दवाएं ही बनाना बंद कर दें, तब आप खेती कैसे करोगे? यह कह दे और यह बयान जारी कर दे कि देश इस यूरिया, कीटनाशक, AP, DAP, अल्फर सल्फर दवाएं बनाने वाली कंपनियों को बहुत लंबा लॉस हो गया है, घाटा लग गया है, इसलिए अब ये कंपनियां यूरिया खाद, सल्फर, DAP बनाने में करीब 2 साल तक अक्षम है, इसलिए अब ये इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तब आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, आपको वापस ही लौटना, गोबर गौमूत्र पर ही आपको लौटना है। यह बात तो तय है, निश्चित कर लीजिए, क्योंकि आप निर्भर आप बन नहीं पाओगे। राजीव दीक्षित जी ने एक बात कही थी
कि बोतल के खून से किसी भी व्यक्ति को कब तक ज़िंदा रखा जा सकता है। इसलिए भारत में खून बनना जो है अब जितना खून था उसे चूस लिया गया, जितना खून था उसे चूस लिया गया। और अब जो है अब खून बनाने की बात हो रही है। अब जो है भारत को खून, ये प्रेरणा दिया जा रहा है कि भारत को अब अपना स्वयं का खून बनाना होगा। अब हर व्यक्ति को निर्भर बनना होगा। इसीलिए व्यक्ति को ना कह करके आत्मनिर्भर भारत को कर दिया। और भारत में कौन कौन बसता है यह तो आपके पता होगा। भारत में हर वर्ग के लोग निवास करते हैं, बसते हैं। तो इस चीज़ से सजग रहिए कि आप जो भी, क्योंकि करेंसी को कैशलेस किया जाना है, डिजिटल करेंसी, क्योंकि हर चीज़ लिबरलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आधुनिकीकरण हो रहा है विज्ञान के नाम पर। तो इस चीज़ को आप समझिए। करेंसी जब कैशलेस हो जाएगी तब आप क्या करोगे? एक और सबसे बड़ी बात, धारा 370 हटने वाली थी, ट्रिपल तलाक हटने वाला था, राम मंदिर बनने वाला था, सीए कैब लगने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चली लंबे समय तक, संसद में भी इसकी बहस चली, डिबेट हुआ, टेलीविज़न में भी डिबेट हुआ। देश और दुनिया के लोगों को पता था कि अब राम मंदिर बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम संसद में बहस हो रही है, टेलीविज़न में डिबेट चल रहा है, सबको पता चला। धारा 370 हटने वाली है भारत में, ये टेलीविज़न के माध्यम से, संसद के माध्यम से सबको पता चल गया था। सीए लगा, प्रोटेस्ट हुआ, दुनिया को पता चल गया था कि हाँ लगने वाला है। लेकिन नोटबंदी होने वाली है, क्या आपको पहले से कोई सूचना थी? नोटबंदी होने वाली है, क्या आपको पहले से कोई सूचना थी? शायद नहीं थी। क्यों नहीं थी? दूसरा, 8 बजे आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं बिना किसी को सूचना बताए। लेकिन हाँ, तैयारी तो बहुत पहले से हो रखी थी ना। 2000 के, 500 के नोट भी, नए नोट भी छापे जा चुके थे, सारे एटीएम बैंकों में पहुंचाए जा चुके थे, और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस जो होते थे, डाकघर, वहाँ भी पहुँचाए जा चुके थे, क्योंकि वहाँ भी लाइनें लगती थी, वहाँ से भी पैसे मिलते थे। अगर उनकी पहले से प्लानिंग नहीं थी तो ये नोटबंदी हुई क्यों? अब कहोगे कि नहीं, इससे आतंकवादियों की कमर टूटी। अरे कुछ नहीं टूटी आतंकवादियों की कमर की, ये फर्जी बकवास मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, ना ही मैं बताना चाहता हूँ। तो नोटबंदी होने वाली किसी को नहीं पता था, लेकिन संसद में बैठे सभी लोगों को पता था, सभी लोगों को पता था, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा ही था, एक अंग ही था नोटबंदी। दूसरी बात है लॉकडाउन लगने, या कोरोना महामारी आने वाली है, या लॉकडाउन लगने वाला है। 8 बजे आते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं। इससे पहले आपको 22 मार्च से पहले कभी कोई सूचना आपके पास थी कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं थी। अर्थात अभी से मैंने कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया? धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सीए, कैब, ये सब लगने वाला था या हटने वाला था। तो टेलीविज़न के माध्यम से, संसद भवन के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपने देखा, डिबेट चल रही है, दिखाया भी जा रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा। लेकिन नोटबंदी को और लॉकडाउन को कभी नहीं दिखाया गया, कभी कोई डिबेट नहीं हुई, कभी कोई प्रिंट मीडिया में कोई पहले से कोई अग्रिम सूचना नहीं मिली कि हाँ ये लॉकडाउन लगने वाला है या नोटबंदी होने वाली है। अब कहने का आशय क्या है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा? हाँ आचार्य जी, मैं समझ रहा हूँ इवेंट 201, लेकिन हम मेन मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। केवल यहाँ हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान के कुछ चैनल की, संसद भवन की, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ निखिल जी। तो जैसा कि टेलीविज़न के माध्यम से या संसद भवन या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें लॉकडाउन लगने वाला, नोटबंदी होने वाला है, इसकी कोई अग्रिम सूचना हमारे पास नहीं थी। उसी प्रकार अब जब से लॉकडाउन लगा तब से अब सरकार का अगला कदम कौन सा होगा, उन षड्यंत्रकारियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका अगला कदम कौन सा होगा, यह किसी भी टेलीविज़न के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से, या संसद में कोई डिबेट हो, किसी भी माध्यम से आम जनता को पता नहीं होगा। या एक लाइन में कहें कि सुप्रीम कोर्ट का उनके षड्यंत्रकारियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार अगला कदम कब कौन सा उठाएगी, ये ना हमको पता होगा ना आपको पता होगा। सीधी सी बात है कि परिस्थिति चाहे कैसो भी हो, जिंदा रहने का साधन जुटाइए, सब कुछ पैदा कीजिए। किसान को समझाइए कि सब कुछ पैदा कीजिए। और शहरों में सरकारी मंडी में इतना अनाज नहीं है कि यदि किसान उत्पादन घटा दे 2 साल तक, केवल ज़रूरत भर का पैदा करे, तो ये देश की कम से कम 40 से 50% आबादी को, या अगर संख्या में कहें तो 60 से 70% आबादी को सरकार जिंदा रख सकती हो। क्योंकि यूएन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं कहूँगा कि जब भुखमरी पूरी दुनिया में आने वाली है, तो दूसरे देश भारत को फूड की सप्लाई क्यों करेंगे जब दुनिया में भुखमरी आएगी?
तो इस प्रकार हमारे देश की सरकार उस 60 से 70 करोड़ लोगों को उनको जो है जिंदा नहीं रख सकती, फूड के मामले में जिंदा नहीं रह सकती, वो बिना फूड के मर जाएंगे। तो शहरों में भी इतना भोजन नहीं है, इतना अनाज घरों में सबके नहीं रखा हुआ है कि वह साल साल 2-2 साल तक खा सकते हों, या सरकारी मंडी में भी इतना अनाज नहीं है कि जो सरकार उनको जिला सकती हो, यदि किसान अपना जो है माल सरकारी मंडी में, प्राइवेट मंडी में ना बेचे तो। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जिनका धन पर सर्वाधिक नियंत्रण है, जो ऐसा सोचते हैं कि यार हमें मास्क का, लॉकडाउन का विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा 10 साल लॉकडाउन लग जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए हमें अभाव पैदा करना होगा। कौन सी चीज़ का अभाव? फूड का अभाव, अर्थात खाद्यान्न चीज़ों का अभाव पैदा करना होगा, फल का अभाव पैदा करना होगा और फूड का अभाव पैदा करना होगा। हमें उत्पादन घटा देना होगा, या अगर हम उत्पादन करें तो आपातकालीन स्थिति में जब वो बाहर आएंगे तो उनसे कहेंगे कि भैया ये गलत है, इसका विरोध करो, तो भी हम आपको ज़िंदा रखने का काम करेंगे, तो ही हम आपको अनाज देंगे। तो मजबूरन तब आप अगर उस समय के हाथ में लाठी भी थमाएंगे कि ये लाठी लो, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ो, क्योंकि मालिक तो आप हैं, भोजन तो आपके पास है, तो वह उनसे लड़ेंगे। उतना भोजन देना है ताकि वे आपसे न लड़ सकें। और जब देश में अनाज का अकाल पड़ जाएगा, ठीक है, और किसानों के घर में भरा पड़ा रहेगा, तो क्या होगा? मंडी में जा नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये लोग, चूहे लोग घर से बाहर निकलेंगे, सांप लोग घर से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि तब इनका लॉकडाउन का फंडा भी फेल हो जाएगा, जेल भरो आंदोलन भी हम लोगों का सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इतने लोगों को जेल में नहीं भर सकते, तब ये डंडा भी नहीं बरसा सकते, पुलिस भी बेबस हो जाएगी, सरकार भी बेबस हो जाएगी, भ्रष्ट व्यवस्था में जितने भी लोग हो सब बेबस हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक ये घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे भूख के कारण। तो अब आप सोचो, तो किसानों को करना क्या है? खेतों में अनार है, अमरूद है, केला है, पपीता है, सहजन है, ठीक है, और जामुन है, बेर है, ठीक है, इन सब चीज़ों को पेड़ बैठा करके रखें। ये 3 से 4 साल में अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपके खाने भर का तैयार हो जाएंगे। पपीता है, केला है, अमरूद है, तो हमेशा तैयार होते रहते हैं, लगते ही रहते हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें समय लगेगा, तो उनका इंतज़ार करें। इससे क्या होगा कि आप सालों साल फल का सेवन करते रहेंगे, सालों साल। जिनको फल देखने के लिए नहीं मिलता, वो सालों साल वो सारे किसान फल का सेवन करते रहेंगे। प्रिंस कुमार अजीत जी, अरे यार आप कहते हो तो सरकार बाहर से आयात करेगी, आयात कैसे करेगी? आयात जब पूरी दुनिया में भुखमरी आने वाली है, UN ने रिपोर्ट पहले जारी कर दी, और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है? कि आबादी को मारना ख़त्म करना। उनका मकसद है कि आबादी को मारना ख़त्म करना। वह केमिकल वेपन से मारेंगे, विज्ञान की विध्वंसात्मक तकनीक से मारेंगे, ठीक है। तो वह देश चाहेंगे कि भारत में फूड का सप्लाई हो, कि चलो ठीक है वैक्सीन नहीं लग पाई, वैक्सीन से ना मरे, तो कम से कम भूख से ही मर जाए, हम फूड सप्लाई रोक देंगे क्योंकि भारत के किसानों ने अनाज का उत्पादन घटा दिया है। तो वह तो हर हाल में हमको मारना चाहते हैं, तो हमको ज़िंदा रखने के लिए फूड की सप्लाई क्यों करेंगे? समझिए, और भी बहुत सारे तर्क हैं। प्रिंस कुमार अजीत जी, मैं अब बाद में बताऊंगा। तो बाहर से आयात नहीं करेगी और ना ही कोई देश भारत को फूड सप्लाई देगा, ठीक है। खैर बात से भटक जाते हैं, क्या मैं बता रहा था, मैं भूल ही गया कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, तो क्या होगा कि अनाज के बारे में बता रहे थे। तो यही आपको बोलना है, फल आपको, तो आप 12 मास फल का सेवन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात क्या होगा कि फूड, गेहूँ चावल आपको केवल उतना ही उगाना है जितना कि आप खा सकते हो, जितना आपकी ज़रूरत भर का हो। बाकी चीज़ों में आप मसाला का उत्पादन कीजिए। मसाला में क्या है? लहसुन है, प्याज है, मिर्चा है, धनिया है, हल्दी है, ठीक है, ये सब पैदा कीजिए। ज़्यादा खेत हो तो दाल भी पैदा कीजिए, ठीक है, ठीक है, सरसों भी पैदा कीजिए। सरसों ना भी पैदा करते हो तो एक फसल तुम ना पैदा करो तो गाय पालो, गाय से घी बना सकते हो, तो सरसों की जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सरसों जो बोओगे तो सरसों के जितने बीघा में सरसों बोओगे वो पूरा खेत घिर जाएगा, तो उसकी जगह गाय पालोगे तो आपको 2-3 बीघा भर का खेत आपको गाय ही खाली करके दे देगी। गाय मतलब क्या कि सरसों 2-3 बीघा में कम से कम सरसों बोओगे साल भर का खाने के लिए, 3 बीघा तो कम से कम बोओगे, तो उसकी जगह कि आपका 3 बीघा खाली खेत भी बच जाए और हमारा तेल का काम भी हो जाए, तो गाय पाल लो, घी से काम चला सकते हो, दाल साग सब्जी फ्राई कर सकते हो। तो 3 बीघा जो आपका खेत बचेगा उसमें आप साग सब्जी बो सकते हो और अन्य चीज़ें उगा सकते हो,
तो किसान तो ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है, स्वतंत्र आर्मी का हम गठन कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं इसमें, हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हमें किसानों को ही समझाना होगा, क्योंकि देश की व्यवस्था को सिर्फ किसान ही बदल सकता है। ठीक है, वह शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, हमें भी शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक और संवैधानिक तरीके से ही कार्य करना होगा, तभी हम इनसे निपट सकते हैं। और चूहों और बिल्लियों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, या तो हम बिल में पानी डालें, या तो बिल में हम पानी डालें, या तो हम अभाव पैदा कर दें। दो ही कंडीशन में लोग बाहर निकलते हैं, या तो बाहर घूमने का आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं, या तो फिर शिकार करने के लिए, पेट के लिए निकलते हैं, तभी ये सब बाहर से निकलते हैं। तो इसीलिए हमको भी अभाव पैदा करना होगा। कौन सा अभाव? फूड का अभाव, क्योंकि जब फूड का अकाल पड़ेगा तो ये अपने भूख के कारण अपने घरों में ये स्वयं को कैद नहीं कर सकते, तभी इनका ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये वैक्सीन का मामला फेल होगा। और देश में कुल मिलाकर के 60 लाख सुरक्षाकर्मी हैं, तो इतने करोड़ लोगों के 60 लाख सुरक्षाकर्मी कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सीधी सी बात, समझने वाली बात है। तो ये रही हमारा पहला भाग। दूसरा भाग इंतज़ार करें, कल परसों में हम दूसरा भाग भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। वंदे मातरम।